जिन लोगों का अभी फर्स्ट सेकंड में नहीं हुआ है, तो उन लोगों के लिए एक ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ आ रहा है। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, मौका है कि इस पे अपना वो लोग मतलब सफलता प्राप्त कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। तो इसमें हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, और मैं चाहूँगा अगर बायोलॉजी एक और क्लास लेके आऊँगा जिस पे अपन फिजिक्स और केमिस्ट्री भी कवर करेंगे, ताकि पूरा साइंस का टीजीटी साइंस का जो पूरा सिलेबस है वो हम लोग कवर कर सके एग्जाम के पहले पहले, यानी उसके 10 दिन पहले। 10 दिन पहले तक हम लोग पूरा थ्योरी क्लास यानी कि थ्योरी पूरा कवर करेंगे, और उसके बाद एमसीक्यू चलेगा। मैं चाहूँगा कि अभी पैरेलल एक एमसीक्यूज भी बैच निकालूं, या फिर उसके बाद उसमें रहेगी जब थ्योरी ख़त्म हो जाएगी तो उस पे फिर मैराथन क्लास पूरी चलेगी, 3-3 4-4 घंटे की, जिससे आप लोगों को एक से एक एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक। और अभी मैं चाहूँगा कि अगर अभी भी मैं एमसीक्यूज देखता हूँ, बैच अगर निकाल पाता हूँ तो टाइम रहेगा तो निकाल लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला है कि जीव एवं उनका वर्गीकरण। जीव एवं उनका वर्गीकरण। तो इसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जोड़िएगा। ठीक। जीव, ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो जीव एवं उनका वर्गीकरण आज का पहला टॉपिक है। ठीक। अच्छे से लिख देते हैं हम इसको। एवं उनका वर्गीकरण। तो जीव, सबसे पहला पॉइंट क्या है? जीव। तो जीव क्या है? ठीक। तो जीव मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाती है। ठीक। अब जीव विज्ञान कहलाती है, तो इसको भी लिखते चलते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाती है। देखो, मैं पूरा शुरू से ही उठा रहा हूं कि अगर कोई पहली बार भी पढ़ रहा हो तो उसको पूरा समझ में आए। ठीक। तो जीव विज्ञान मतलब कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। अब ये जीव विज्ञान आई कहाँ? तो ये आया है कि बायोस। ठीक। जिसका अर्थ क्या होता है? लाइफ, मतलब जीवन। और देखो, ये जीव विज्ञान, इसी को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। तो ये बायोलॉजी से बायोस आया, लाइफ जिसका अर्थ होता है जीवन, और लॉगस जिसका क्या होता है? स्टडी, मतलब अध्ययन। मतलब कि हम जिसमें जीवन का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक। तो क्या कहलाती है? जीव विज्ञान। अब ये जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान की सबसे पहले नींव किसने रखी? ठीक। तो जीव विज्ञान की जो नींव है सबसे पहले रखी थी किसने? अरस्तु ने। इसीलिए उनको जीव विज्ञान के जनक माना जाता है। किसको? जीव विज्ञान के जनक।
तो जीव विज्ञान के जनक किनको माना जाता है? तो अरस्तु को, एरिस्टोटल को। ठीक। फादर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल। ठीक। अरस्तु को माना जाता है। अब जो ये जीव विज्ञान है, अब ये जो जीव विज्ञान है बायोलॉजी, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक। बायोलॉजी, इसको दो पार्ट में, दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक हो गया क्या? प्राणी विज्ञान, या इसी को अपन जंतु विज्ञान भी बोलते हैं। ठीक। जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी। और दूसरा हो गया क्या? बॉटनी या वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। तो जूलॉजी, जूलॉजी मतलब क्या होगा? जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं वह जंतु विज्ञान कहलाती है, और जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं वह वनस्पति विज्ञान कहलाती है। तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु जी ही हैं। ठीक। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। अब फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस हैं, थियोफ्रेस्टस। ठीक। थियोफ्रेस्टस। अब जो इंडियन बायोलॉजी के जनक, इंडियन बॉटनी के जनक, भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान, तो इंडियन बॉटनी के जनक कौन है? फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक तो कौन है? विलियम रॉक्सबर्ग हैं, विलियम रॉक्सबर्ग। यहाँ पे अब दिख रहा होगा, शायद तक अभी नहीं दिख रहा था। तो भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? विलियम रॉक्सबर्ग जी हैं। ठीक। तो यहाँ पे तो क्या हुआ कि ये फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी ये हो गया। ठीक। अब जो ये सजीव, अब ये जो अपना जूलॉजी हो गया और बॉटनी, तो इसमें किसका अध्ययन करते गए हम? जीवों का। तो कैसे हम कह सकेंगे कि हम जीवों का अध्ययन कर रहे हैं या निर्जीवों का? सजीव या निर्जीव कैसे पहचानेंगे? कैसे कि ये सजीव है कि ये निर्जीव है? जैसे मैं उठाऊं, जैसे ये माउस हो गया और ये मोबाइल है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये माउस ही है और ये मोबाइल है? कैसे कहेंगे? कि इनके कैरेक्टर के आधार पे, इनके जो इनमें विशेषताएं हैं, कैरेक्टर है, इनका क्या है कि ये मोबाइल में ये फीचर्स होता है, माउस में ये फीचर्स हो, उसका शेप ऐसा है, उसका साइज ऐसा है, इसके आधार पे। ठीक। इसके आधार पे हम यानी कि उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये माउस है और ये मोबाइल है। वैसे ही हम सजीव और निर्जीव को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? कैसे उनमें अंतर समझेंगे कि ये सजीव है कि ये निर्जीव है? तो उनमें यानी उनके कैरेक्टर के आधार पर। तो अब जैसे अगर मैं कह दूं कि अब किन किन के आधार पे हम सजीव और निर्जीव को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक। तो जो जीव है, देखो जीव कितने प्रकार के होते हैं?
एक हो गया सजीव और दूसरा हो गया निर्जीव। तो इसको हम सबसे पहले अगर समझते हैं किससे, इनका फीचर्स, जैसे हम इनकी इंक्रीज ऑफ नंबर, इंक्रीज ऑफ मास, ग्रोथ, ये बहुत ज्यादा हेडिंग मोटी हो जा रही है ना, इसको थोड़ा हम पतला कर लेते हैं। ग्रोथ, वृद्धि, पहला क्या है, वृद्धि। तो क्या हम वृद्धि के आधार पे कह सकते हैं कि ये सजीव है कि निर्जीव है? तो क्या हम, जैसे कोई अगर जीव है तो हम उसको कह सकते हैं कि ये सजीव यानी कि, तो देखो, सजीव और निर्जीव में हम अंतर करने के लिए ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गए, और एडॉप्टेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गई, मूवमेंट हो गया, एक्टिवनेस हो गया, रिस्पॉन्सिवनेस हो गया, ये इनके आधारों पे हम सजीव और निर्जीव में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ग्रोथ, वृद्धि। तो अब वृद्धि होती क्या है कि इंक्रीज ऑफ नंबर एंड इंक्रीज ऑफ मास, मतलब कि उसके संख्या में बढ़ोतरी या उसके द्रव्यमान में बढ़ोतरी क्या कहलाती है, ग्रोथ यानी वृद्धि कहलाती है। तो कैसे, अगर देखो, जैसे मेरा शरीर है, मेरे शरीर में नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ टिश्यूज, इनका क्या, नंबर ऑफ सेल्स का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और मेरे द्रव्यमान में भी बढ़ोतरी हो रही है, तो मतलब मैं सजीव हूं। तो क्या इस प्रकार से तय कर सकते हैं कि मैं सजीव हूं? अगर आप लोग अपने डेस्क पे जहां पे बैठते हो, सपोज करिए कि आप वहां पे एक दिन बैठे और उसको साफ नहीं करिएगा, ठीक, तो वहां पे एक दिन डस्ट जमा होगी, फिर दूसरे दिन और डस्ट जमा होगी, फिर तीसरे दिन, और ऐसे ही करते करते 10 15 20 दिन में वहां पे बहुत सारी डस्ट जमा हो जाएगी। तो डस्ट में भी तो इंक्रीज ऑफ नंबर हो रहा ना, और जब ज्यादा डस्ट हो रही है तो यानी कि उसका मास भी बढ़ रहा होगा। जैसे अपन कचरे के ढेर को समझ लो, एक दिन एक तसला फेंके, दूसरे दिन और फेंके, तीसरे दिन और फेंके, वो एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है। तो उसमें इंक्रीज ऑफ नंबर भी हो रहा है और साथ साथ इंक्रीज ऑफ मास भी हो रहा है। तो क्या ग्रोथ के, वृद्धि के आधार पे हम डिफाइन कर पाएंगे? नहीं। तो जो ये ग्रोथ है, वृद्धि है, ये डिफाइनिंग नहीं है, लेकिन ग्रोथ के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये सजीव और निर्जीव है, ठीक। लेकिन ये डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है कि हम ग्रोथ के आधार पे कह दें कि ये सजीव है या निर्जीव है। दूसरा अलग हो गया, मतलब देखो, जो सजीव है उनमें भी ग्रोथ होती है, ये तो हम मान सकते हैं, ठीक। लेकिन हम इसके आधार पे नहीं कह सकते कि ये सजीव है कि निर्जीव है। अगला हो गया रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, प्रजनन। क्या प्रजनन के आधार पे कह सकेंगे कि ये सजीव है या निर्जीव? तो जैसे सपोज करिए कि जैसे हम ह्यूमंस हो गए या अदर एनिमल्स हो गए, वो प्रजनन करते हैं, तो हम उनको कह देते हैं सजीव है, ठीक। लेकिन जैसे जो स्टेराइल ह्यूमन कपल्स हो गए, स्टेराइल ह्यूमन कपल्स, मतलब कि जो बच्चे पैदा नहीं कर पाते, तो क्या हम उनको निर्जीव घोषित कर देंगे? नहीं ना। और जैसे स्टेराइल ह्यूमंस हो गए या वर्कर बीज हो गई, वर्कर बीज, जो काम करने वाली मधुमक्खी के छत्ते में जानते हो ना, एक रानी मधुमक्खी होती है, एक वर्कर बीज होती हैं, एक नर ड्रोन होते हैं, है ना। और वर्कर बीज हो गए, इसके अलावा म्यूल्स, खच्चर, ये सभी क्या होते हैं, यानी कि ये भी बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ये भी बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ये भी बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो क्या हम इनको निर्जीव घोषित कर देंगे? हाँ, नहीं। स्टेराइल ह्यूमंस कपल यानी कि जिनमें बांझपन, यानी कि जो बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं, ठीक। वर्कर बीज जो बच्चे नहीं देती हैं, म्यूल्स, खच्चर, ये भी बच्चे पैदा नहीं करते, तो क्या हम इनको क्या आ, निर्जीव घोषित कर देंगे? नहीं। तो जो ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये दोनों कैसे हैं, नॉट डिफाइनिंग फीचर्स हैं, लेकिन ये सजीवों में भी पाए जाते हैं और निर्जीव में प्रजनन तो नहीं होता है, लेकिन सजीव में पाए जाते हैं, लेकिन हम इनके आधार पे नहीं कह सकते हैं कि वे सजीव है या निर्जीव है। फिर अगला क्या आएगा, सेलुलर स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर, कोश की संरचना।
तो कोशिकीय संरचना के आधार पे हम कह सकते हैं, क्योंकि जो सजीव होगा तो सजीव में सबसे पहले सेल्स बनेंगी, क्योंकि जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है, कोशिका ही होती है ना। सबसे पहले कोशिका बना, कोशिका से टिश्यू, टिश्यू से फिर ऑर्गन, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से फिर एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव तैयार होता है। तो सेल्यूलर स्ट्रक्चर, और ये जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर कोश की संरचना है, तो ये तो खाली सजीवों में ही होगा, ठीक, उसमें तो होगा नहीं, है ना। तो सेल्यूलर स्ट्रक्चर हो गया, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, तो इनके आधार पे हम तय करते हैं कि सजीव है, निर्जीव है। ठीक, मेटाबॉलिज्म मतलब कि हमारे जीव है, जो कोई अगर सजीव होगा तो उसमें जो जैव रासायनिक क्रिया होती है, कौन कौन सी, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब क्या होता है कि जो सरल अणु होते हैं, सरल अणु मिलकर करके एक जटिल अणु का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाता है, एनाबॉलिज्म कहलाता है। और कैटाबॉलिज्म जो जटिल अणु हैं, जटिल अणुओं को छोटे छोटे रूपों में तोड़ देते हैं, वो क्या कहलाता है, यानी कि सरल अणुओं में विभाजित कर देते हैं, कैटाबॉलिज्म कहलाता है। जैसे रेस्पिरेशन, श्वसन के लिए कैटाबॉलिज्म जिम्मेदार है ना। तो ये सभी क्या हुए, मेटाबॉलिज्म, मतलब उपापचयी के लिए, उपापचयी के आधार पे हम कह सकते हैं कि ये सजीव है या निर्जीव है। अगला है क्या, मूवमेंट, मतलब गति। तो मतलब कि जो सजीव होते हैं उनमें क्या होती है, गति होती है। तो उसके आधार पे भी हम कह सकते हैं कि जो सजीव होते हैं वे गति करते हैं, गतिमान होते हैं, ठीक। अगला छठवां क्या हो सकता है, रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस मतलब अनुक्रिया, या अनुक्रिया या प्रतिक्रिया कह सकते हैं, ठीक। तो अनुक्रिया, जैसे अगर मैं हूं, मुझे कोई बुला रहा है, आप बुलाए तो मैं चला गया, मतलब मैं, आपने बुलाया मैं गया, तो मैंने आपकी अनुक्रिया की, यानी कि आपने बुलाया तो मैं गया। जैसे हम छुई मुई का पौधा छूते हैं ना, तो वो क्या करती है, एक रिस्पॉन्स देती है, क्या करती है, यानी कि उसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं, क्या कर रही है, एक रिस्पॉन्स ही तो कर रही है। जैसे हम आपके घर में कुत्ते होंगे, बिल्ली होंगी, या किसी कुत्ते बिल्ली को आप लोग बुलाते हो, तो वो आते हैं ना, एक रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो वो कैसे हैं, सजीव है, मतलब सजीव है जो, वही तो रिस्पॉन्स करेगा। अगर हम निर्जीव पत्थर को बुलाएंगे, दरवाजे को बोलेंगे कि तू आ, तो क्या आएगा, पत्थर को बुलाएंगे कि तू आ जा, तेरे को बुला रहे हैं तो तू, वो आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक। तो इनके आधार पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सजीव है और कौन निर्जीव है। अब हमने यहाँ पे तो तय कर लिया कि कौन सजीव है और कौन निर्जीव है, ठीक। अब हमने यहाँ पे सजीव और निर्जीव तो तय कर लिए, लेकिन अगला टॉपिक आता है क्या, वर्गीकरण। मतलब कि हमने सजीव को पहचान लिया कि ये सजीव है, लेकिन अब पूरे विश्व में, पूरे संसार में कितने सजीव हैं, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गए, है ना, बैक्टीरिया हो गया, जैसे मैं हूँ, और पेड़ पौधे, जीव जंतु, तो हम उनको कैसे पहचानेंगे कि ये है, ये है। तो उनके लिए क्या किया गया, क्लासिफिकेशन, यानी कि उनको वर्गीकृत किया गया। तो सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया, यानी कि उनको एक नॉमन नाम दिया गया, उनको वर्गीकृत किया गया, उनको एक सब कुछ दिया गया कि तुम इस संघ में ये ऐसा, तो उसके लिए वर्गीकरण किया गया। तो सबसे पहले एक यूनानी विचारक थे, कौन, यूनानी, कौन थे यूनानी विचारक, कौन थे, सबसे पहले अरस्तु जी थे, यूनानी वैज्ञानिक थे, कौन, अरस्तु। तो इन्होंने रहने के आधार पर, आवास के स्थान पर, रहने के आधार पर जल, स्थल और वायु, जल, स्थल और वायु, इस पे उन्होंने क्या किया,
कि उसको वर्गीकृत किया कि जो जल में रहते हैं उनको अलग, जो स्थल में यानी कि स्थलीय रहते हैं उनको, और जो वायु में रहते हैं। तो सबसे पहले किसने किया कि उन्होंने सबसे पहले यानी कि विचार किया, तो कौन थे? अरस्तु ने। उन्होंने क्या किया? जल, स्थल और वायु के आधार पे यानी कि इनको वर्गीकृत किया। फिर इसके बाद कि जो जल में रहते हैं वे जलीय, जो स्थल में रहते हैं स्थलीय, और जो वायु में रहते हैं वायवीय। फिर अगर हम कहें कि सबसे पहले प्रस्तावित किसने की, जो क्लासिफिकेशन है, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, तो उसको सबसे पहले प्रस्तावित किसने किया? ठीक। तो सबसे पहले प्रस्तावित किसने किया था? दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाएँ और जो ये सेशन चल रहा है इसका लाभ उठाएं। ठीक ना? तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रपोज थे, सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया? सबसे पहले प्रस्तावित किसने किया था? एपी कैंडोले ने। ठीक। तो सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? एपी कैंडोले ने प्रस्तावित किया था। ठीक। तो इन्होंने सबसे पहले प्रस्तावित किसने किया? एपिडो कंडोले ने प्रस्तावित किया, और इन्होंने दो आधार पे किया, दो कैटेगरी डिवाइड की। ठीक। पहला है एम्फेरिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन केशन, और दूसरा है क्या? नेशनल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। तो इंफेरिकल क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है? मतलब कि अनुभवजन, अनुभवजन वर्गीकरण। और जो रेशनल क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है? तर्कसंगत क्लासिफिकेशन, तर्कसंगत वर्गीकरण। तो अनुभवजन, अनुभवजन यानी कि जो एम्फेरिकल क्लासिफिकेशन है, एम्फेरिकल क्लासिफिकेशन में किस आधार पे? उन्होंने अपने अनुभव के आधार पे किया, एक्सपेरिमेंट के आधार पे, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट हुआ, अनुभव हुआ, उसके आधार पे किया, जो उन्होंने पढ़ा उसके आधार पे किया। किसने? एपीडी कंडोले ने। और रेशनल मतलब कि अ, जो हमारे जीवों की विविधता थी, उस पे उन्होंने तर्कसंगत के जीवों की विविधता के आधार पे उन्होंने रेशनल क्लासिफिकेशन दिया, तर्कसंगत वर्गीकरण किया। ठीक। और जो एपिडे कंडोले ने अपनी एक बुक थी, तो उस बुक पे इस क्लासिफिकेशन को प्रस्तावित किया था, उस बुक पे दिया हुआ है। तो उनकी बुक का नाम क्या था? थ्योरीज, थ्योरीज एलिमेंटायर लीला बोटैनिक। ठीक। उनकी एक बुक थी थ्योरीज एलिमेंटायर डीला बोटैनिक, तो उस पे इन्होंने प्रस्तावित किया था। ठीक। उस पे यानी कि इसके बारे में दिया हुआ है। ठीक। अब ये वर्गीकरण था, तो सबसे पहले इन्होंने दिया, लेकिन ये भी सही सुटेबल नहीं थी। फिर इसके लिए वर्गीकरण किया किसने? आया सबसे पहले फिर टू किंगडम क्लासिफिकेशन या टू किंगडम सिस्टम। ठीक। दो जगत वर्गीकरण, या इसको द्विजगत वर्गीकरण। ठीक। तो जो ये दो जगत वर्गीकरण आया, तो जो ये दो जगत वर्गीकरण आया इसको किसने दिया? तो जो ये दो जगत वर्गीकरण आया इसको दिया था कैरोलस लीनियस ने। सबसे पहले किसने दिया? कैरोलस लीनियस। कब दिया था? 1758 में। तो 1758 में इन्होंने दो जगत में डिवाइड किया। किस किस में? एक है प्लांटी, और दूसरा है क्या? एनिमेलिया,
एनिमेलिया। एक प्लांटी यानी पादप जगत और जंतु जगत। तो इन्होंने दो जगत में डिवाइड किया, कौन कौन से? प्लांटी पादप जगत और जंतु जगत में। किसने? कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस का पूरा नाम क्या है? कार्ल वान लिन। ठीक, इनका पूरा नाम क्या है? कार्ल वान लिन है। और अगर इनका जीवन काल पूछा जाए तो 1707 से 1778 है। ठीक, कैरोलस लीनियस का। कार्ल वान लिन है। तो इन्होंने दो जगत में वर्गीकरण किया, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। वर्गीकी के जनक। वर्गीकी के जनक किसको कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। इनको इसके अलावा फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी, प्लांट टेक्सोनॉमी, इसके अलावा फादर ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी, ये सब किसको कहा जाता है? तो कैरोलस लीनियस जी को कहा जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई कुछ प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। अब इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में ही इन्होंने द्विनामकरण पद्धति भी दिया। ठीक, द्विनामकरण। तो दो नामकरण में इन्होंने इसको दो भागों में डिवाइड किया, क्या क्या? वंश और जाति। इन्होंने दो नामकरण पद्धति में वंश और जाति नाम में डिवाइड किया। जैसे जैसे हमारा साइंटिफिक नेम क्या, हमारा वैज्ञानिक नेम क्या है? होमो सेपियंस है। ठीक, होमो सेपियंस। तो हमारा वंश क्या है? होमो। और जाति क्या है हमारी? स्पीसीज क्या है? सेपियंस। ये हुआ जैसे दिख रहा है ना, होमो सेपियंस। तो इन्होंने द्विनामकरण पद्धति में वंश और जाति दो दो भागों में डिवाइड किया। होमो, जैसे जैसे ये मानव का वैज्ञानिक नेम है, लिख देता हूं मैं। ठीक, तो वंश हो गया हमारा होमो और जाति हो गई सेपियंस। अब ये तो रहा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद क्या आया? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया। तीन जगत वर्गीकरण। तीन जगत वर्गीकरण। ठीक, तो जो ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, तो जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है इसको किसने दिया था? तो अर्नस्ट हैकल ने दिया था। इसको किसने दिया था? तो ई एच ए सी के ई एल, अर्नस्ट हैकल ने दिया था। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने किस किस को ऐड किया था? तो अभी तक तो क्या क्या थे? प्लांट था और एनिमल था, मतलब पादप जगत और एनिमल जगत थे। ठीक, इसके इसलिए तीसरे जगत में उन्होंने क्या किया? प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया। प्रोटिस्टा, प्लांटी, ठीक, एनिमेलिया। ठीक, एनिमेलिया। इन्होंने तीन जगत पे प्रोटिस्टा, प्लांटी, और कब दिया था? 1866 में दिया था। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने? अर्नस्ट हैकल ने दिया था। ठीक, अब आता है चौथा जगत।
फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? किसी को मालूम है कि फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो कोपलैंड ने दिया था। कोपलैंड ने दिया था। कब दिया था? 1958 में दिया था। ठीक। तो इन्होंने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में किसको ऐड किया था? अभी तक हमारे पास क्या चल रहा था? प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया यानी एनिमल, ठीक, प्रोटिस्टा, पादप और जंतु। इसके अलावा कोपलैंड ने क्या ऐड किया था? तो कोपलैंड ने किया था किसको? इन्होंने जो कोपलैंड थे, तो कोपलैंड ने फंगी को ऐड किया था या कि फिर मोनेरा को? बताइए आप लोग, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन पे। मैं आप लोग कमेंट देख रहा हूँ। तो इन्होंने किसको ऐड किया था? मोनेरा को। ठीक। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में किसको ऐड किया? मोनेरा में। मैं यहाँ पे हिंदी में नाम नहीं लिखा ना। प्रतिष्ठा, पादप और जंतु। ठीक। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कोपलैंड ने दिया था 1958 में। इन्होंने प्रोटिस्टा प्लांट एनिमल्स के अलावा किसको ऐड किया था? मोनेरा को ऐड किया था। ठीक। अब जो आता है क्या? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, किसके आधार पर दिया गया था। तो ये दिया गया था किसके आधार पे? सबसे पहले लिख लीजिए, यह पोषण के आधार पर दिया गया था। पोषण, न्यूट्रिशन के आधार पर दिया गया है। ठीक। न्यूट्रिशन के। अब इसको दिया किसने है? तो रॉबर्ट रॉबर्ट एच विटेकर ने। एच विटेकर। ठीक। रॉबर्ट एच रॉबर्ट एच विटेकर ने दिया था। कब दिया था? 1969 में दिया था। तो अभी तक हमारे साथ क्या क्या आ रहा था? फोर किंगडम तक आ रहा था प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल, एनिमलिया, प्लांट, प्रोटिस्टा प्लांटी एनिमेलिया, मोनेरा। तो अब एक और अतिरिक्त क्या ऐड किया था आर एच विटेकर ने? फंगी को। ठीक। तो प्रोटिस्टा प्लांटी एनिमेलिया मोनेरा और फंगी, तो ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ। हाँ। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पे प्रोटिस्टा प्लांटी एनिमेलिया मोनेरा फंगी आ गए। ठीक। अगला आता है थ्री डोमेन या उसी को सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी, थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। ठीक। तो जो ये थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये किसने दिया था? तो इसको दिया था कार्लोज ने। ठीक, कार्लोज ने। किसने दिया था? कार्ल वूज ने। कार्ल वूज ने दिया था। कब दिया था? तो इन्होंने दिया था 1977 में। ठीक। तो इन्होंने तीन डोमेन बताए थे, कौन कौन से? डोमेन फर्स्ट, डोमेन सेकंड और डोमेन थर्ड। डोमेन फर्स्ट, डोमेन सेकंड और डोमेन थर्ड। तो डोमेन फर्स्ट में इन्होंने किसको ऐड किया? आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। और डोमेन सेकंड, तो डोमेन सेकंड में किसको ऐड किया था? यू बैक्टीरिया। डोमेन थर्ड, तो डोमेन थर्ड में इन्होंने किसको ऐड किया है? यूकैरिया।
अथवा यूकैरियोट्स को। यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स में कौन कौन से आ गए? तो फंगी, प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्टा। कितने हो गए? तो देखो नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6। तो ये सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक। आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, यूकैरिया में फंगी, प्लांटी, एनिमल और प्रोटिस्टा हो गया। ठीक। तो चलिए अब बढ़ते हैं। सबसे पहला किंगडम क्या है? मोनेरा। मोनेरा के बारे में पढ़ते हैं। यहां तक अभी किसी को कोई दिक्कत, किसी को कुछ प्रॉब्लम थी? किसी का कोई कुछ क्वेश्चन? ठीक। 1 मिनट थोड़ा। तो चलिए अपन कहाँ पे थे? किंगडम मोनेरा पे पढ़ रहे थे। ठीक। तो किंगडम मोनेरा, सबसे पहला किंगडम मोनेरा पे, तो ये कैसे होते हैं? यह एक कोष की प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है और इनमें ना तो संगठित केंद्रक होता है और ना ही विकसित इसमें कोशिकांग होते हैं। इनमें कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है और किन तथा कुछ में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। मतलब कि जैसे कुछ जीव होते हैं जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं पाई जाती। जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कुछ कोशिका भित्ति पाई जाती है। बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति कौन सी पाई जाती है, किसकी बनी होती है, ये बताइए कमेंट करके आप लोग। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वह किसकी बनी होती है? और दूसरी बात, जो ये कैसे होते हैं? तो ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक। कौन? ये बात हुई किंगडम मोनेरा की। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी नीली हरी शैवाल हो गया, माइकोप्लाज्मा और साइनो बैक्टीरिया हो गया। ठीक। ठीक। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल। तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वह किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। अब इसको जो मोनेरा है, मोनेरा को दो मेजर ग्रुप्स में बांटा गया है। कौन कौन से? एक हो गया आर्की बैक्टीरिया और दूसरा हो गया यू बैक्टीरिया। तो जो आर्की बैक्टीरिया है, तो आर्की बैक्टीरिया में किसको ऐड किया गया है? तो आर्की बैक्टीरिया में जो प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो उनको जो प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स होते हैं उनको ऐड किया गया है। ठीक। अब जो प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स होते हैं जैसे कौन कौन से हो गए? मेथनोजे मेथनोबैक्टीरियम हो गया। मेथनोबैक्टीरियम हो गया, मेथनोकॉकस हो गया। ये क्या है? आर्की बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो यू बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं जैसे हमारा माइकोप्लाज्मा हो गया। मतलब इसमें जो ट्रू प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक, जो सत्य प्रोकैरियोट्स होते हैं यू बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक। ट्रू प्रोकैरियोट्स। थोड़ी आज तबीयत की वजह से ऐसा हो रहा है और थोड़ी प्यास भी। 1 मिनट। ट्रू प्रोकैरियोट्स आते हैं। ठीक। तो इसमें क्या हो गया? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा हो गया, एस्कोमाइसिटीज हो गया, एस्कोमाइसिटीज हो गया, क्लेमाइडिया हो गया,
ये सभी किस के अंतर्गत आते हैं? यू बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। और आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत मैथनोबैक्टीरियम और मैथनोकॉकस हो गया, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत। अगला है क्या? अगला किंगडम होगा अपना प्रोटिस्टा। तो अगला किंगडम क्या है? प्रोटिस्टा। तो इसमें क्या आते हैं? इसमें एक कोष की यूकैरियोटिक जीव आते हैं। और जो एक कोष की यूकैरियोटिक जीव होते हैं तो उनके चलने के लिए क्या होता है? इनमें गमन के लिए सीलिया, फ्लैजिला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। और ये कैसे होते हैं? तो ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। अब जो एक कोष की शैवाल है, इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आते हैं? तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन कौन से? एक कोष की शैवाल हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया और प्रोटोजोआ हो गए, डाइटम्स। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। अब इनके हम प्रजनन की बात करें तो इनमें प्रजनन कितने प्रकार से होता है? तो इनमें प्रजनन जो रिप्रोडक्शन है वह दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा? एक हो गया अलैंगिक प्रजनन और दूसरा हो गया लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन जैसे बाई फिजन को होगा, बाई बडिंग के द्वारा होता है अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन जो होता है बाई सिनगैमी के द्वारा होता है। ठीक, तो इनमें प्रजनन जो है दो प्रकार से होता है। ये हुआ। अगला आता है अपना क्या? किंगडम फंगी। तो यहां तक अभी तक किसी को कुछ प्रॉब्लम थी? नहीं। एक मिनट तो। तो अगला क्या है? किंगडम फंगी है, मतलब कवक। तो कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ फंगी क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कहलाता है। फादर ऑफ माइकोलॉजी, जो माइकोलॉजी के जनक हैं वह कौन है? तो कौन है? पीए मिसाइल हैं। एक मिनट, इसको मैं ब्लैक से लिख दे रहा। माइकोलॉजी, पीए मिशेल हैं। ठीक। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, तो फादर ऑफ मॉडर्न मॉडर्न माइकोलॉजी, आधुनिक जो माइकोलॉजी के जनक है वह कौन है? डिबेरी हैं। ओ, डी बेरी जी हैं। ठीक। अब फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, तो फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कौन है? तो बीवी मुंडेकर जी हैं। बीवी मुंडेकर। फिर अगला है फंगी नेम वाज गिवन वाइज, तो जो फंगस का नेम है तो वह किसने दिया था? तो इसको दिया था कैस्पर्ड बाउन ने। कैस्पर्ड बाउन ने, UHIN, कैस्पर्ड बाउन ने। अब बात करेंगे हम कि जो फंगस होते हैं वह कैसे होते हैं। तो जो फंगस हैं, कवक हैं, ये कैसे होते हैं? विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव हैं। ठीक। कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स यूकैरियोटिक जीव हैं। और इनकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक। जो इनमें कोशिका जो इनकी कोशिका भित्ति होती है वह किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। चलिए आगे। अब ये इनको मृतोपजीवी कहा जाता है, मतलब सेप्रोफाइटिक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कहाँ रहते हैं? सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इनको मृतोपजीवी कहा जाता है। और जो फंगस होता है, फंगस के बॉडी ऑफ फंगस को क्या कहा जाता है? माइसीलियम कहा जाता है। मतलब कवक के शरीर को क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। और
जो कुछ जो जैसे कुछ कवक होते हैं सहजीवी रूप से जीवन यापन करते हैं, जैसे एल्गी के साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, लाइकेन, जिसको हम क्या कहते हैं, सैक या लाइकेन कहते हैं। ठीक। और ये कहाँ उगते हैं, तो ये गर्म और आर्द्र स्थानों पर उगते हैं, मतलब वार्म और ह्यूमिड एरिया में पाए जाते हैं। कौन? जो ये फंगस होते हैं। ठीक। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अगला है कि देखो, जो फंगस होता है, फंगस को यानी कि भोजन के स्रोत के आधार पर दो प्रकार से होते हैं। एक हो गया सेप्रोफिटिक फंगी और दूसरा हो गया पैरासाइटिक फंगी, मतलब सहजीवी और परजीवी। मतलब कि सेप्रोफिटिक फंगी मतलब कि ये क्या होते हैं कि ये सहजीवी रूप से अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे कौन कौन से हो गए, राइजोपस हो गया, म्यूकर हो गया, एस्परजिलस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, एग्रिकस हो गया, एटसेट्रा। ठीक। जैसे हम ब्रेड में ईस्ट के लिए ये सभी क्या है, सेप्रोफिटिक फंगी कहलाते हैं। और पैरासिटिक फंगी क्या कहलाते हैं, पैरा जैसे पेड़ पौधे पे, ह्यूमन के जीवों पे या जीव जंतुओं की उस पे यानी कि जाकर के अपना जीवन यापन करते हैं, पैरासिटिक फंगी, परजीवी। तो जैसे हिस्टोप्लाज्मा हो गया और कैप्सुलेटम हो गया, ये सभी क्या कहलाते हैं, पैरासिटिक फंगी कहलाते हैं। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अब अगले दिन हम अगला किंगडम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी मुझे नेक्स्ट क्लास लेनी है, तो आप लोग जल्द से जल्द उस पे भी जुड़िएगा। एमसीक्यूज होंगे उस पे, तो पीजीटी के लिए है तो स्वाभाविक सी है कि उसमें टीजीटी के लिए भी अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। तो जल्द से जल्द जुड़िएगा उस पे। और हाँ, इसको अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम पे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।